आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार के फैसलों से बड़ा आर्थिक संकट, सुधीर शर्मा। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। आरडीजी बंद होने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिक्रिया। केंद्रीय बजट को लेकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार के सवाल। शिमला के नए एएसपी गौरव सिंह ने संभाला कार्यभार। जैनब चंदेल को बाल कल्याण परिषद का महासचिव बनने पर बधाइयां। आईजीएमसी में पीटी स्कैन सुविधा शुरू। आरडीजी बंद होने पर शिमला में पेंशनरों का रोष। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जन आर्थिक और प्रशासनिक संकटों से गुजर रहा है और उसके लिए सरकार के गलत फैसले और लापरवाह कार्यप्रणाली सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की जनता सरकार की गलतियों की सजा क्यों भुगते। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग जैसे संवैधानिक मंच के सामने प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने में सरकार विफल रही है। उनके अनुसार हिमाचल के हितों की पैरवी करने की जिम्मेदारी निभाने में गंभीर चूक हुई है और गलत व भ्रामक आंकड़े भेजकर प्रदेश की वास्तविक स्थिति को कमजोर रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी से जुड़े फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि यह निर्णय केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर का नीतिगत मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों ने इनका स्वागत किया जबकि हिमाचल सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय वास्तविकता से अधिक दर्शाई और बीपीएल सूची से लाखों पात्र लोगों के नाम हटाए, जिससे केंद्रीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ा। इसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जिस तरह से बयान आया है कि सारा प्रदेश जो है, प्रदेश की जनता लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो जाए, तो क्या जब सत्ता में आए थे 3 वर्ष पहले तब ये वास्तविकता से परे थे? तब उसका ज्ञान नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। और सिर्फ ये कहना कि ये सब केंद्र सरकार ने जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, आरडीजी है, वो बंद कर दी हिमाचल प्रदेश की, ये नीतिगत निर्णय पूरे देश के लिए है। 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग में निरंतर केंद्र जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, ये सिफारिशें केंद्र को भेजता है। उसने सभी प्रदेशों को ये स्पष्ट किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हो जाएगी। और तब प्रदेश की सरकार के मुखिया का निरंतर ये बयान आता था सब जगह कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर होंगे, 2032 तक हम प्रदेश जो है वो देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, सदन के अंदर सदन के बाहर। तो ये बातें किस नीति पर उन्होंने कही थी? और हास्यास्पद बात यह है कि 15वें वित्त आयोग के सामने आपने ये कहा कि हिमाचल के पर कैपिटा इनकम जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोग अमीर हो रहे हैं। बीपीएल की सूची से लाखों लोगों को काट दिया, वो आंकड़ा भी वित्त आयोग के पास था। तो ये आपकी लापरवाही के चलते आपका जो नीति निर्धारण है और ये रिटायर्ड अफसरों को अपने साथ दिल्ली ले जाना, चाहे वो वित्त मंत्री से मिलना हो या अन्य मंत्रियों से मिलना हो या जो है वित्त आयोग के आगे सरकार का फैसला रखना हो, तो क्या वर्तमान में जो अधिकारी हैं उन पर आपको भरोसा नहीं था? तो ये आपकी जो है आपका जो है वो ढुलमुल जो रवैया रहा है प्रदेश के प्रति, नीति निर्धारण के प्रति, और कमजोर जो प्रशासनिक पकड़ है, उसकी वजह से प्रदेश को ये दिन देखना पड़ रहा है। आप ही की कर्नाटक सरकार है, कांग्रेस की कर्नाटक में, उन्होंने तो कहा है कि बड़ा अच्छा स्वागत है इस निर्णय का जो है, जो केंद्र ने किया है। तो एक रोड मैप आपको प्रदेश के सामने रखना चाहिए था अगर 2027 तक आत्मनिर्भर बनना था और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाना था। तो इन सारी चीज़ों का ठीकरा विपक्ष पर जो है वो फोड़ देना और प्रदेश की जनता को कह देना कि तैयार रहें। प्रदेश की जनता तो तैयार ही है। प्रदेश की जनता जो है सबसे स्वाभिमानी अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति है। वो व्यक्ति तो संघर्ष कर लेगा, लेकिन जो सरकार का दायित्व है उससे सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ये मेरा वर्तमान सरकार पर आरोप है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के बाबा बरडोह मंडल तथा देहरा मंडल में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान उन्होंने संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन के नारे को निशाना बनाते हुए इसे खोखला मॉडल बताया। उनका आरोप था कि सरकार की नीतियों और निर्णयों ने प्रदेश को आर्थिक संकट में धकेला है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताने के बजाय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बजट को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रही है, जबकि उन्हें आगामी राज्य बजट पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं का बोझ जनता पर डालने की तैयारी में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक और सरकार कैबिनेट रैंक बांट कर खजाने पर बोझ डाल रही है और दूसरी ओर आर्थिक संकट का हवाला दे रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला दे रही है तो गारंटियां देते समय क्या उसे आर्थिक हालात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की संपदा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस प्रकार से गिमिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं उससे बाहर निकलना चाहिए। शायद उनको आभास ही नहीं हो रहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी वो जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नीचे नहीं आता, वो एक अपने आप स्वायत्त जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ, और फाइनेंस कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा होता, तर्क के साथ रखा होता, कुछ कदम आपने उठाए होते तो ऐसी परिस्थिति शायद नहीं आती। आज से पहले जो है हिमाचल प्रदेश संकट में आर्थिक रूप से पहले से है, मैं दोहराए नहीं, लेकिन आपने तो गर्त में पहुंचा दिया। इस बात को लेकर के आपका क्या जवाब है? आप अपना पक्ष रखें। और मैं खास तौर से मुख्यमंत्री से इस बात के लिए कहना चाहूँगा, आपने तो एक बार नहीं सैकड़ों बार घोषणा की है कि 2027 तक हिमाचल आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा होगा और 2032 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। वो फार्मूला क्या है ये प्रदेश जानना चाहता है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज की स्थिति में तो हालात ये बन गए हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की स्थिति लग रही है हिमाचल प्रदेश में। चलो जी, ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रखा गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी ताकत है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की, और कर्मचारियों में भी जो रिटायर होकर के जो पूर्व कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करें, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सुनिश्चित रूप से बनने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान पूर्व कर्मचारियों को पार्टी में जोड़ करके काम में लगाएं, और हमारी केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की नीतियों को जो जनहित की हैं उनको जनहित में लोगों तक पहुंचाने में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं पूर्व कर्मचारी। उस दृष्टि से आज का ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी अच्छी संख्या में जो हमारे पूर्व कर्मचारी इस कार्यक्रम में आज के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत उत्साहित हैं। और कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उस भूमिका को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात में जो प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है, उसमें इनकी एक भूमिका है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आरडीजी बंद किए जाने के फैसले को राज्य सरकार के लिए संभावित वित्तीय संकट की शुरुआत बताते हुए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का असर आने वाले समय में विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ सकता है, जो केवल सरकार या किसी दल का नहीं बल्कि हर हिमाचल वासी के भविष्य का मुद्दा है। मंत्री ने कहा कि यह कर्मचारियों और पेंशनरों की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों की आजीविका, युवाओं के रोजगार और
बच्चों की शिक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस चुनौती के सामने झुकने वाली नहीं है और संवैधानिक व लोकतांत्रिक दायरे में रहकर केंद्र सरकार से हिमाचल का अधिकार मजबूती से मांगती रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहाड़ी और आपदा प्रभावित राज्य होने के नाते हिमाचल को विशेष आर्थिक संरक्षण मिलना उसका अधिकार है। साथ ही उन्होंने राज्य के संसाधनों, जल विद्युत, पर्यटन, बागवानी और सेवा क्षेत्र को और सशक्त बनाने तथा नई राज्य संभावनाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग की बात भी कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों, पेंशनरों, किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और उनकी पेंशन, वेतन व भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और जागरूक रहकर एकजुट दिखाने की अपील की। अपने संदेश में अंत में मंत्री ने कहा कि हिमाचल चुनौतियों का सामना हिम्मत से करता आया है और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, आज मैं सभी हमारे सम्मानित प्रदेशवासियों को एक मुश्किल समय में हम संबोधन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश में जो चर्चा है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की है, आरडीजी की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मगर मैं आज एक मंत्री के रूप में नहीं, प्रदेश के एक युवा होने के नाते आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं और ये बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल और हिमाचलियत दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने हमेशा हर परिस्थिति में देश और प्रदेश का झंडा ऊंचा रखा है। प्रदेश में बहुत से ऐसे समय आए, बहुत से ऐसे दौर आया जब मुश्किलात प्रदेश में आई, मगर हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर सभी मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग दौर में हिमाचल को नई विकास के राह पर आगे लेकर गए। संसाधन बहुत कम थे, मगर उसके बावजूद हिमाचल में सड़कों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, पुलों का निर्माण, शिक्षा का निर्माण करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मैं आज आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेशक आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मगर हिमाचल एक वीर भूमि है। हिमाचल के सैनिकों ने अपना पराक्रम पूरे देश और विश्व के अंदर मनाया है। हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रदेश की जनता का सहयोग हमारे साथ है और हम एक सकारात्मक सोच में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखा है और जिस तरीके की कुछ भ्रांतियां मीडिया में, सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी और हम सब इसमें चिंतित भी है और उसके साथ साथ एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह कोई बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। ये मसला हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का है। हमने दिल से हमेशा हिमाचल के विकास को सर्वप्रिय माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है और जब भी केंद्र से भी हिमाचल को सहयोग लाने की बात रखी हो या बात आई है तो हमने उसको जो है वो प्राथमिकता दी है। हम आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस विषय पर भी हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, सब दलों के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, हिमाचल के सभी बुद्धिजीवियों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश को इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। ये विश्वास हम आप सबको दिलाना चाहते हैं। उसमें आपका सहयोग, आपके विचार, आपका समर्थन हमारे सबके लिए बहुत बहुमूल्य है। आप हमें जैसे हमेशा देते रहे हैं उसी तरीके से अपने विचारों से अवगत करवाते रहें ताकि हम हिमाचल की लड़ाई पूरी मजबूती से, सकारात्मक सोच के साथ, देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ लड़ते रहेंगे और इस मुश्किल घड़ी से हिमाचल को बाहर हम मिलकर सब लोग निकालेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो पूरी मजबूती के साथ हमको सामना भी करना है और पूरी मजबूती के साथ हिमाचल की हक की लड़ाई हमने मिलकर लड़नी है और मिलकर जीतनी है और हम जीतेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कृषि देश का सबसे बड़ा आजीविका क्षेत्र है और जो बड़ी आबादी के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। ऐसे में बजट में कृषि से जुड़े प्रावधानों का सीधा असर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती को अपनाने वाला अग्रणी राज्य रहा है और अब बड़ी संख्या में किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के तहत हल्दी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, जिनका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन फसलों के लिए मजबूत मार्केटिंग व्यवस्था विकसित करना जरूरी है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को टिकाऊ खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की मुख्य रूप से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग को लेकर मंत्री ने कहा कि 1952 से प्रत्येक 5 साल के बाद इस आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन 16वां वित्त आयोग का अवार्ड बंद कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों को इसका सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से अलग होती है। केंद्र सरकार ने भेदभाव का रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि विकास तभी हो सकता है जब वित्तीय स्थिति अच्छी हो। हिमाचल प्रदेश चाहे हमारा भारतवर्ष है, ये कृषि प्रधान प्रदेश है और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल सेक्टर है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। ये जो है वो टीविंग मिलियंस ऑफ पीपल हिंदुस्तान के जो है उनको खाना जो है वो प्रोवाइड करता है। ये सर्विस सेक्टर भी है। तीनों चीज़ें जो हैं वो इस एग्रीकल्चर में से ही आती हैं। सर्विस सेक्टर है, होटल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जहाँ वो चीज़ें जो है वो कंज्यूम होती हैं, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है जैसे कॉटन है, जूट है, फैब्रिक्स बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है। ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और सबसे बड़ा जो है वो फूड सेक्टर है जो कि लोगों को दो टाइम की जो है वो रोटी देता है। लेकिन ये जो बजट जो है वो इस सरकार का आया है इसमें बहुत से बड़े बड़े वादे हैं। कोई डिजिटाइजेशन की बात की है, कोई साइफर्स की बात की है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बातें। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान बड़ा कम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज देश में जो है वो बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी की कोई बात जो है वो इस बजट में नहीं है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी कोई बात जो है वो इस सरकार के लिए। कुल मिलाकर के ये बजट जो है ना तो कोई नौजवानों के हित में है, ना कि किसान के हित में है, ना मज़दूरों के हित में है। और विडंबना ये है कि सरकार जो है उसका कोई ध्यान जो है वो इन सेक्टर्स में नहीं है। हम जो चाहते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल एग्रीकल्चर हो, जिससे कि किसान को इजाफा हो और जो बच्चे हमारे खेती बाड़ी से हट रहे हैं उनको एक सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, तो तभी अट्रैक्टिव होगा जब उनसे कुछ इनकम जनरेट हो। हमने अपने साधनों से टैक्सेशन वगैरह लगा के, सेस वगैरह लगा के लगभग 3000 करोड़ रुपया हमने अपने साधनों से जो है वो हिमाचल प्रदेश में तैयार किया। अब इस 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई है उसको पार्लियामेंट में रखा गया और अब कह दिया कि किसी भी स्टेट्स को कोई पैसा जो है वो कमीशन का नहीं। जहाँ तो इसको आपने बाइंड अप करना था या इसको रिपील करना तो इस एक्ट को रिपील करते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है 257 का क्लॉज 1, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। इसको एक्ट को आप रिपील करते, पार्लियामेंट में रिपील करते और कह देते कि हम ये क्लोज करने जा रहे हैं।
तब लोग अपने स्टेटें अपने साधनों को देखती, अपना ब्लूप्रिंट जो है वो अपने ढंग से जो है फाइनेंशियल पोजीशन को देख के करती। आपने जो है वो पहले कह दिया कि हम इसको जो कर रहे हैं, 17 स्टेटें जो हैं वो उसमें आप इनको बंद करने जा रही हो। उनकी माली हालत जो है वो हिमाचल प्रदेश से अच्छी है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो था वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट था, लेकिन फॉरेस्ट के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया है। वी वांट टू प्रोटेक्ट द हिमालयन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट्स। इसका जो है वो अपने देश के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए जो है वो, अगर नदियों में पानी अच्छा होगा, शाम के ऊपर जो है वो हमारे फॉरेस्ट जो है उनको हम जो है बैन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्टेशन हो, टाइम के ऊपर जो है वो क्लाइमेटिकल चेंजेस उनको हम रोक सकें। तो हम तो नेशन का हित देखते हैं, स्टेट का हित थोड़ा देखते हैं। स्टेट का हित को तो नेशन को देखना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप एकदम से बेहतर जो की रिकमेंडेशंस को सेट असाइड करो। राजधानी शिमला में नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी गौरव सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा इस दिशा में पुलिस सख्ती और जागरूकता से दोनों स्तरों पर कार्य करेगी। एसएसपी गौरव सिंह इससे पहले सोलन में तैनात थे, जहां उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियानों में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके अनुभव को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही कि शिमला में भी नशा विरोधी गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने शिमला में बढ़ते ट्रैफिक जाम को भी एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने, नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और नागरिकों को जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा ताकि राजधानी में आवागमन सुचारू बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग के बिना किसी भी अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे लिए पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और शहर की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। नमस्कार, मैं गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला शिमला, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस के लिए कानून व्यवस्था, अपराध को रोकना और अपराधों को इन्वेस्टिगेट करना पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा जिला और प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करना, ये जिला पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। इसमें इनके जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनकी बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन, उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, जो उन्होंने इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अर्जित की है, उन सभी का अटैचमेंट करना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत भी नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू, जाम रहित और सतत बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। ट्रैफिक की टीम्स डिप्यूटेड है, कुछ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है और वो स्ट्रेंथ इनकी कंप्लीट की जाएगी और ट्रैफिक पॉइंट्स जितने भी हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक स्टाफ की ब्रीफिंग की जाएगी। जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उनमें ट्रैफिक राइडर्स को डिप्लॉय किया जाएगा और पूरी टीम जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि नशा तस्करी में सिर्फ एक पहलू पर हमें काम नहीं करना, इसमें डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ हमने काम करना है। सप्लाई साइड में लॉ एनफोर्समेंट NDPS एक्ट का करना है, जिसमें मेजर ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके इनके नेटवर्क्स को तोड़ना है और इनके जितने भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनकी जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उनको अटैच करवाना है। राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल को हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद का महासचिव नियुक्त किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नियुक्ति के लिए पार्टी नेतृत्व और संबंधित पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जैनब चंदेल ने कांग्रेस नेतृत्व, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए राज्यपाल एवं परिषद के चेयरमैन का भी आभार जताया।
उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक मार्गदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उन्हें सार्वजनिक जीवन में काम करने की सीख मिली है। साथ ही उन्होंने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का विशेष धन्यवाद करते हुए इस उपलब्धि का श्रेय संगठन की सभी महिलाओं को दिया। जैनब चंदेल ने कहा कि हिमाचल की बेटी होने पर उन्हें गर्व है और पहाड़ी पहचान उनके लिए सम्मान का विषय है। उन्होंने भरोसा जताया कि नई जिम्मेदारी के माध्यम से वे समाज कल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। मैं अपने कांग्रेस पार्टी का, जिसकी मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और अपने आप को हमेशा गौरवान्वित महसूस भी करती रही हूं कि मेरी पार्टी ने जिसकी विचारधारा, जिसकी परंपरा इतनी लोकप्रिय रही है शुरू से इस देश को बनाने के लिए और इस प्रदेश को बनाने के लिए, मेरी पार्टी की विचारधारा का अहम भूमिका रही है, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। संगठन सर्वोपरि, मैं एक कार्यकर्ता थी और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए मेरी पार्टी ने रिकॉग्नाइज़ किया। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा, बाल कल्याण परिषद जैसे कि नाम से भी जाहिर होता है, यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है। हम लोगों के लिए अगर थोड़ा भी कर सकें, बच्चों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, तो वो हमारा प्रयास रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे आज तक दी है उसको हमने निभाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी जिम्मेवारी दी है उसमें हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर मिलकर हम कार्य करेंगे। जहाँ तक ग्रामीण बच्चों की बात रही है, दूर दराज के इलाके के लिए, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते में हमेशा से मुझे अपने ऊपर गर्व रहा है और स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मैं आज याद करना चाहूँगी, क्योंकि आपने ग्रामीण बच्चों की बात करी। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो नवोदय विद्यालय गांव-गांव में खोले, उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे उनको भी एक ऐसा अवसर देना जो शहरों के बच्चों को मिलता था, ये उनकी सोच थी कि उन्होंने जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बच्चे थे उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय का उन्होंने गठन किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि आज पूरे विश्व में जो IITs में बच्चे गए, IIMs में बच्चे गए, तो उनमें IAS बने, IPS बने, तो नवोदय विद्यालय से पढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे वहाँ इतने उच्च पदों तक पहुँचे हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। आज तो हम इतना आगे बढ़ के हमने इतना विकास किया है, हम आज परमाणु शक्ति हैं, लेकिन उस समय तो नहीं थे। लेकिन हमारे नेताओं की सोच क्या थी? उन्होंने विदेशी जो भी ताकतें थी उनको मुंह तोड़ उन्होंने जवाब दिया। तो हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जहाँ पर भी कहीं गलत होता है उसका मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। और आज की परिस्थिति में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी ग्रांट बंद की है, राजस्व जो घाटा वो ग्रांट हमारी बंद की है, ये बहुत गलत है। क्योंकि सरकारें लोकहित के लिए बनती है, सरकारें कल्याणकारी होती हैं। कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उस सिद्धांत पे सरकारें चलती है, इससे पहले भी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। तो मैं केंद्र से भी आग्रह करना चाहूँगी पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं हूँ ना, आज इनके पास भी एक सुनहरा मौका है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बैठी है वो भी कहे पहाड़ी प्रदेशों को, जो जिनको ग्रांट मिलती है उनको कहे मैं हूँ ना। लोग तो हमारे अपने ही है ना, वो चाहे किसी भी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का और अपने सारे शीर्ष नेतृत्व का और माननीय गवर्नर साहब जो हमारे
चेयरमैन हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको मैं निभाने का प्रयत्न करूँगी। राजधानी शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आईजीएमसी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। इस अवसर पर शिमला शहरी विधायक हरीश चन्नारथा, आईजीएमसी के एमएस राहुल राव और महापौर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता रोगी कल्याण समिति के संचालन मंडल की बैठक के बाद आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आईजीएमसी अस्पताल में अब पीईटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को उन्नत जांच सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे गंभीर बीमारियों के निदान में मदद मिलेगी और मरीजों को अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा अस्पताल की पुरानी एमआरआई सुविधा को उन्नत करते हुए नई एमआरआई मशीन स्थापित की गई है, जिसका जल्द ही औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। बैठक के दौरान अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हर केस की जो मीटिंग है हमारे सभी विधायक के साथ में एमएस साहब प्रिंसिपल साहब हमारे मेयर साहब सामने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ है, बाकी नेता साहब हैं जो एम्प्लॉयज़ उनको हेल्प करते हैं, सभी लोगों ने और दूसरे जितने भी जिन्होंने प्रतिभागिता की इसमें इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग के किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ केयर को और अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से जो हमारी आरपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस प्रकार से और बेटर कर सकती है। और कुछ एक मुद्दे होते हैं, कुछ एक समस्याएँ चली रहती है, उनका निराकरण करने की और हमने आज कदम बढ़ाया है। और आई एम श्योर कि जो कुछ एक चीज़ें आगे के लिए सोची, हमने सोचा कि अब पहले 1 साल में करते तो हम सोचे कि अब 6 महीने में कर लेंगे ताकि जल्दी से कार्रवाई हो सके और जो भी कदम हम हमारी सरकार से उठा सकती है। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं स्वास्थ्य की वो बहुत ध्यान देते हैं और जिस भी प्रकार की कोई और प्रगति की ओर सुधारवादी कदम उठाने उसमें सबसे पहले साथ रहते हैं। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बहुत अच्छी रही थी, काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ पे आए, हमारे मेम्बरान थे भी चले गए बाहर, तो जरूर मीटिंग। अब रोबोटिक सर्जरी आज का जो आधुनिक सड़क सुधार है और जो रिफॉर्म है हमारे वो इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे ही हमारे कॉम्प्लेक्स में है। हमारे पास एमआरआई सुविधा जो 17-20 साल पुरानी एमआरआई थी तो फिर भी उससे काम तो उन्होंने चलाया और बड़े अच्छी तरह से कर लेते, रिपेयर हो जाती तो ठीक कर लेते। उनका भी एमआरआई पूरी आ गई, यहाँ पे पेट स्कैन यहाँ पे आ चुका है और शीघ्र ही हम उसका देंगे सेटअप कर रजिस्ट्रेशन के रूप में। आई थिंक 10 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, बाकी तो कोई। हमने आज की जो हमारी मीटिंग हुई है इसकी जनरल बॉडी मीटिंग का फैसला है और कि ये कि जो जिस प्रकार से 34 लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जिस प्रकार से उनका वेतन में जो सब मैचिंग की कि वो उनके पूरे जैसे और एम्प्लॉयज़ की मिलती सुविधा उनको भी मिले और वाई नॉट। किसी वजह से कभी कभी कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, कुछ और होती है, उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। ये हम लोगों ने फैसला किया। केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों और आरडीजी बंद होने के फैसले को लेकर शिमला में पेंशनरों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई पेंशनरों ने बजट के प्रति रोष व्यक्त करते हुए विरोध जताया, जबकि कुछ ने इसे लेकर संतोष भी जाहिर किया। पेंशनरों का कहना है कि आरडीजी बंद होने का प्रभाव कचहरियों और पेंशन भुगतान व्यवस्था पर पड़ रहा है, जिससे उन्होंने गलत निर्णय बताया।
उनका आरोप है कि इस फैसले के बाद कई सुविधाओं और सब्सिडी पर असर पड़ा है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पेंशनरों ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हाल की घोषणाएं हिमाचल के लिए निराशाजनक और चिंताजनक है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त पेंशनर संजय जम्वाल ने बजट पर संतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि केंद्रीय बजट को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इसके प्रावधानों का प्रभावी उपयोग होने पर लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरडीजी बंद होने के मुद्दे का दोष पेंशनरों पर डालना उचित नहीं है। कुल मिलाकर बजट और आरडीजी के मुद्दे पर पेंशनरों के बीच अलग अलग राय सामने आई है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर बहस जारी है। जहां केंद्रीय बजट की बात है वो तो एक बात पुरानी हो गई है। अब तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जिसका सहारा लेके यहाँ प्रदेश की सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है कि पेंशनर्स की देनदारियाँ इसी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत पूरी होनी थी। ये तो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए लिया जाता है। जहाँ पेंशनर्स और कर्मचारियों की देनदारियाँ हैं, डीए की बात है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू में है। इनके जो अपने फंड्स है, इनका जो अपना बजट आएगा, उसमें इसका प्रावधान रखा जाता है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उससे क्यों इस चीज़ को इंटरलिंक्ड किया जा रहा है। ये सरासर गलत है और ये लोगों को गुमराह करने की बात है। इससे पेंशनर्स की और कर्मचारियों की देनदारियों की, चाहे डीए हो चाहे एरियर हो, कोई लेना देना नहीं है। वो हमें यथावत मिलना चाहिए जैसे मिलेगा। हमें 10 साल हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इससे बिल्कुल भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से जुड़ा मुद्दा नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बजट है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उनकी लाइबिलिटी है, परमानेंट लाइबिलिटी। बेशक बजट में जो है ये चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन जो ये आज की डेट में जो वहाँ पर जो वित्त सचिव ने वहाँ पर इनको संबोधित किया है, मंत्री विधायक और जो मंत्री हैं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक जो है ना, कभी पहली बार ऐसा हुआ है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वित्त सचिव जो है मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं, विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो सबसे बड़ा दोषी है उसको सबसे आगे रख। ड्यूटी किसकी थी? वित्त सचिव की। गलत काम क्यों किया उन्होंने? अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई आप ये पैसा वहाँ डाल दो, वहाँ करो, अगर उसको गलत लगता था तो किया क्यों? देश के अंदर जो बजट गड़बड़ हुआ है, एक्सपेंडिचर, उसका तालमेल क्यों रखा उन्होंने? इसके लिए ना जनता दोषी है, ना पेंशनर दोषी है, ना कर्मचारी दोषी है। नीतियाँ बनाने वाले वो है, इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? इम्प्लीमेंट करने वाले होते कर्मचारी वगैरह। तो आज की डेट में हम तो सीधी बात जानते हैं, इसमें सरकार ही दोषी है। आरडीजी में आरडीजी की जो डेफिसिट ग्रांट मिलती थी 17 स्टेटों को, वो पहले केंद्र सरकार ने आगाह कर दिया था सारी स्टेटों को कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये फिलहाल टेम्परेरी। लोगों कुछ स्टेटों को हमने उनको उठाने के लिए या उनकी मदद के लिए ये चीज़ प्रदेशों को दी जा रही है, ये बंद की जा सकती है। पिछली सरकार में भी बंद कर दी थी, लेकिन कोरोना के बाद पिछली गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का प्रेशर, इस तरह की कुछ तथ्य सामने रखे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिलीज कर दी कुछ आइटम, कुछ पैसा। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये हर स्टेटों को हम बंद कर देंगे, और उन्होंने 17 की 17 स्टेटों को आरडीजी बंद कर दी। के बजट में क्या होता है कि उसमें आपके कर्मचारी की पेंशन भी आती है और कर्मचारियों की तनख्वाह भी आती है। वो साल का बजट बनता है, हर कर्मचारी का, पूरे कितने कर्मचारी है, कितने पेंशनों की लाइबिलिटी बनती है, वो आरडीजी से नहीं बनती। आरडीजी का मतलब था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसलिए मिल रही थी कि डेवलपमेंट कोई स्टेट में करनी है, उसके लिए मिल रही थी। वो पेंशनरों को पेंशन देने के लिए नहीं मिल रही थी, वो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं मिल रही थी। ये सारा झूठ है। ये किसी तरह से अपने आप को छुपाने वाली बात है, वित्त सचिव के पीछे छुपाने वाली बात है कि लोगों के अंदर भ्रम फैला दो, ताकि कोई ना कोई हमारे को ये वित्त संकट जो है, ये ऐसा संकट है, इसमें कोई हमारे को पेंशन ना मांगे और डीए की मांग ना करे, डीआर की मांग ना करे, और तनख्वाह की भी संकट आ सकती है। इस तरह का सरकार दिखाना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार का ये इस तरह की लायबिलिटी नहीं है और इस तरह का कोई वो चीज़ नहीं चलेगा। आने वाले समय में अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत बड़ा संकट हो, बहुत बड़ा एक्शन होगा, जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी।